राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आनंद बिहार नर्सिंग पे। तो लास्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रोमेट्री सिस्टम पढ़ रहे थे, तो हम लोग 17 नंबर तक का क्वेश्चन हम लोग डील कर चुके थे। आज नेक्स्ट हम लोग 18 नंबर से आगे इसको बढ़ते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ कूल क्लॉथ टू द एक्जिला आर्मपिट, यानी कि डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर थ्रू। इसमें बोल रहा है कि जब किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी चीज़ को, या मतलब कि एक कूल क्लॉथ लेते हैं, यानी कि एक ठंडा कपड़ा लेकर के जब हम एक्जिला यानी कि आर्मपिट, जो कि आर्मपिट के पास अगर हम वहाँ पे कूल क्लॉथ ले जाते हैं तो वहाँ से बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। तो इस मेथड को क्या कहते हैं? तो इस मेथड को हम लोग कहेंगे क्या? तो इसको हम लोग एक बार जानते हैं कि क्या होता है। तो हम लोग का जो बॉडी टेम्परेचर है वो किससे कंट्रोल होता है? स्किन का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन होता है ब्रेन के हाइपोथैलेमस से, ठीक, कंट्रोल होता है। और 4 प्रोसेस से क्या होता है, हमारा स्किन हीट को या फिर टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। सबसे पहला मेथड होता है रेडिएशन। रेडिएशन में हमारा 60% तक का जो बॉडी का हीट है वो रेडिएशन से ही बाहर आता है। जैसे कि एक मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी चुंबक के चारों ओर, उसी तरीके से बॉडी के चारों ओर एक तरीके का रेडिएशन निकलता है, उस रेडिएशन से ही हीट निकलता है। तो रेडिएशन से 60% तक का बॉडी लॉस हीट लॉस वहाँ पे होता है। नेक्स्ट है हमारा इवोपरेशन। इवोपरेशन से 20% तक होता है। और इवोपरेशन में क्या होता है, ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे भी। और ये क्या इन्वायरमेंट पे, जैसे कि गर्मी है तो अच्छा बताते हैं। इवोपरेशन में क्या होता है कि लिक्विड से वेपर बनता है, यानी कि जो स्वेट रिलीज होता है वो स्वेट रिलीज इसलिए होता है जिससे कि हमारा बॉडी क्या रहे, ठंडा रहे। तो 20% तक वो ऐसा होता है। और जैसे कि हॉट क्लाइमेट में क्या होता है कि वेसो डायलेशन, ब्लड वेसल्स का डायलेट हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में क्या होता है, जो फ्लूइड है वो बाहर आता है और वो स्वेट का रूप ले लेता है। फिर कोल्ड सीजन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का बॉडी में वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। और ये जो इवोपरेशन है ये मेनली इन्वायरमेंट पे डिपेंड है। अगर हम कूल इन्वायरमेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पे इवोपरेशन कम होगा, अगर हॉट इन्वायरमेंट में जा रहे हैं तो वहाँ इवोपरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो टोटल 20% तक का जो हीट लॉस होता है वो इवोपरेशन से ही होता है। नेक्स्ट है 10% कन्वेक्शन, जो 60, 20, 80 और ये 90। कन्वेक्शन मेथड में क्या होता है, कन्वेक्शन मेथड से जैसे कि हम लोग को गर्मी लग रहा है तो हम लोग कोई कूल एप्लीकेशन, यानी कि जैसे कि एसी, पंखा या कूलर सबके पास चले जाते हैं तो हम लोग को रिलीफ महसूस होता है। तो ये किस प्रोसेस में होता है, ये कन्वेक्शन के मेथड से हम लोग का टेम्परेचर कंट्रोल होता है। फिर लास्ट है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, इसमें भी 10% तक का जो हीट है कंडक्शन से जाता है। इसमें क्या है, जैसे कि फीवर में हम लोग कोल्ड स्पंजिंग करते हैं, उसी तरीके से हम लोग जो स्पंजिंग वाला जहाँ भी आता है तो वो कंडक्शन, उसमें क्या होता है, हीट कम से ज़्यादा से कम में जाता है। तो जहाँ पे हमारे बॉडी में क्या है, ज़्यादा टेम्परेचर है फीवर सबके टाइम या गर्मी के टाइम, और हम जब कूल एप्लीकेशन के पास जाते हैं तो उसका टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ बॉडी से उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। और मेनली कहाँ से करते हैं, तो हेड, नेक, आर्मपिट, वो जो आर्मपिट था वहाँ से, नी से, फुट से, यहाँ पे क्या करते हैं, स्पंजिंग करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, ये सारा प्रोसेस यूज़ करता है हमारा बॉडी हीट को रेगुलेट करने के लिए। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि 8 नंबर अब वही बोल रहा है कि वो कौन सा मेथड है जिसमें कि कोई कोल्ड क्लॉथ को हम आर्मपिट के पास ले जा रहे हैं, जिसके थोड़ी देर के बाद क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जा रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो सबसे पहले इसको बोलेंगे हम लोग कंडक्शन। कंडक्शन मेथड से ही वो होता है, स्पंजिंग करते हैं। फिर इवोपरेशन हम लोग कर ही लिए कि इवोपरेट होता है। कन्वेक्शन में जब हम कोई भी कोल्ड एप्लीकेशन, एसी, पंखा के पास जाते हैं तो कन्वेक्शन वहाँ पे होता है। फिर रेडिएशन, बॉडी में
बॉडी का जो हीट है वो रेडिएशन के थ्रू बाहर आता है, तो इसको रेडिएशन कहते हैं। और फिर इसमें अब बोल रहे हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ, वही चीज़ है कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयंस, हीट एंड साउंड वेव्स थ्रू अ कंडक्टर एंड कंडक्टिंग मीडियम बाय कांटेक्ट विथ कोल्ड क्लॉथ, इसको क्या बोलेंगे? कंडक्शन बोलेंगे। और क्या बोल रहा है कि जब हमारा बॉडी लूज़ करता है हीट ट्रांसफ़र टू सराउंडिंग्स कूलर एयर, तो उसको जैसे कि एयर करंट और एयर फ्लो, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? जहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट वगैरह सब आ गया तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कन्वेक्शन देंगे। उसके बाद है कि जो वही बोल रहा है कि जब लिक्विड से वेपर में चेंज होता है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे। और रेडिएशन के प्रोसेस से जो होता है वो हो गया। उसके बाद 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि अ टाइप ऑफ हीट लॉस दैट अकर व्हेन द हीट इज रिमूव्ड बाय एयर करंट इज नॉन एज, यानी कि उस मेथड से उस मेथड वाले हीट लॉस को क्या कहेंगे जिसमें कि जो हीट है वो रिमूव हो जाता है जैसे ही कोई पर्सन एयर करंट के कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या है? जैसे ही करंट आएगा तो हम लोग का क्या आ जाएगा? वो कन्वेक्शन। ठीक। फिर है 20 नंबर क्वेश्चन कि व्हेन अ बेबी लूज हीट ड्यू टू कांटेक्ट विथ कोल्डर सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड हीट लॉस थ्रू प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें बोल रहा है कि बेबी अपना हीट लॉस कर रहा है कांटेक्ट में आने से किसी कोल्डर सब्जेक्ट, कोई भी कोल्ड सब्सटेंस है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इस प्रोसेस को, जैसे कि कोई भी कोल्ड सब्सटेंस है, जैसे कि कोई भी बर्फ़ के कांटेक्ट में बेबी बहुत ही देर तक आ गया या फिर पानी के कांटेक्ट में आ गया, तो ये क्या हो रहा है? हम लोग का क्या हो रहा है? कंडक्शन हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंडक्शन। ऑप्शन नंबर ए, कंडक्शन। फिर 21 नंबर है कि अ डैश इज अ सेल डैट मैन्युफैक्चर्स एंड स्टोर द प्रोटीन केराटिन, यानी कि उस प्रोसेस जो हमारा कौन सा सेल है जो बनाता है केराटिन प्रोटीन। तो हम लोग देखे थे कि जो एक सिर्फ था हमारा कौन सा? केराटिनोसाइट सेल। केराटिनोसाइट सेल ही क्या बनाता है? केराटिन प्रोटीन बनाता है, जो हमारे स्किन में, नेल्स में, हेयर में ये क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। और केराटिनोसाइट क्या था? हमारे बॉडी जो स्किन में 90% प्रेजेंट रहता है। वही है इसमें कि 90% ऑफ सेल ऑफ एपिडर्मिस ऑफ स्किन क्या है? केराटिनोसाइट, जो जिसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? हॉर्न के जैसा रहता है। और विच अरेंज इन 5 लेयर, और कितने लेयर में अरेंज रहता है? 5 लेयर में। और ये क्या प्रोड्यूस करता है? केराटिन प्रोड्यूस करता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा केराटिन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन, तो ये जो केराटिनोसाइट ये जो सेल है वो केराटिन बनाता है, उसमें भी कौन सा केराटिन? तो अल्फा केराटिन प्रोटीन बनाता है। तो ये कौन हमारा बनाता है? स्किन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्किन। तो अल्फा केराटिन इज अ फैमिली ऑफ हार्ड प्रोटीन, और ये जो केराटिन है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रोटीन रहता है। पॉलीमर डेट फाउंड ओनली इन, जो कि कहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट रहता है? वो सिर्फ प्रेजेंट रहता है हमारे किसमें? स्किन में, हेयर में, नेल में। और क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर को टू दीज ऑर्गन एंड प्रिवेंट वाटर लॉस, और वाटर लॉस से भी क्या करता है? ये प्रिवेंशन करता है। ठीक। उसके बाद क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन कि केराटिन द सिंपलेस्ट प्रोटीन इज प्रेजेंट इन, जो केराटिन प्रोटीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नोज़ में, लिगामेंट में, आईज में, या फिर नेल्स में। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? हमारे नेल्स में। आईज में मिलेनिन देखे थे, वो कहाँ पे प्रेजेंट था? वो कोरॉइड में प्रेजेंट था। और ये लिगामेंट और नोज सब में ये नहीं पाया जाता है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है कि अ प्रोटेक्टिव प्रोटीन विच इज मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ हेयर, नेल एंड एपिथेलियल सेल, यानी कि जो कौन सा प्रोटेक्टिव प्रोटीन है जो कि मेनली स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है हेयर का, नेल का और एपिथेलियम सेल का। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केराटिन। केराटिन ही है जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है, वाटर प्रूफ लेयर की तरह काम करता है। और मायोसिन कहाँ था? तो मायोसिन हम लोग देखे थे कि जो मायोसिन है हम लोग का मसल्स टिश्यू में था, एक्टिन और मायोसिन।
तो मायोसिन वहाँ पे था। 2 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट करने में हेल्प करता है। और ये कौन सा है, ये थिक बैंड बनाता है, सॉरी ये थिन बैंड यानी और डार्क बैंड बनाता था। ठीक, उसके बाद कोलेजन। तो कोलेजन कहाँ पे है प्रेजेंट, कोलेजन एक तरीके का फाइबर होता है, ये भी हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है और ये भी स्ट्रक्चरल सपोर्ट में ये काम करता है। लेकिन ये जो एक ठीक, और ये जो इलास्टिन है, इलास्टिन भी एक फाइबर है, ये भी प्रेजेंट होता है हमारे स्किन में। लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है वो हमारा केराटिन होता है। ठीक, उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू स्किन, यानी कि बोल रहा है कि इनमें से कौन सा वो प्रोटीन है जो कि हेल्प करता है वाटर लॉस से। मिलेनिन, तो मिलेनिन क्या करता है, ये तो अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करता है, और दूसरा क्या है, ये पिगमेंटेशन भी करता है, यानी कि स्किन को कलर प्रोवाइड करता है। उसके बाद है कैरोटीन, कैरोटीन मिलेनिन को ही हम लोग कैरोटीन बोलते हैं। फिर है केराटिन, तो कंफ्यूज नहीं होना है कैरोटीन और केराटिन में। कैरोटीन एक तरीके का मिलेनिन ही है और केराटिन ये तो एक प्रोटीन है जो कि प्रिवेंट करता है वाटर लॉस से, और कोलेजन ये एक फाइबर है। तो केराटिन इज अ हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी ऑफ रिपेलिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। तो केराटिन के पास ऐसा पावर होता है, ये वाटर को क्या करता है, रिपेल करता है, ये आपस में वाटर से जुड़ता नहीं है, इसलिए ये क्या बनाता है, वाटर प्रूफ लेयर बनाता है स्किन, एंड प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू स्किन, और वाटर लॉस से भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। फिर 26 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यू सराउंडिंग दी नेल, जो टिश्यू का जो इन्फ्लामेशन होता है नेल के सराउंडिंग, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसमें हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग देखे भी थे जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये इस तरीके से हम लोग कितना नंबर 26 नंबर नेल के बारे में हम लोग पढ़े थे कि नेल क्या है, नेल बेड पे प्रेजेंट रहता है, नेल बेड पे प्रेजेंट रहता है, और ये किससे बनाता है, ये डेड कीरेटिनोसाइट सेल से। डेड कीरेटिनोसाइट सेल से ये क्या होता है, ये बना रहता है, और सिर्फ 2 ही जगह पे प्रेजेंट रहता है। एक हमारा फिंगर टिप के पास और दूसरा जो टोज है उसका टिप के पास ये क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। और नेल का कुछ डिसऑर्डर हम लोग देखे थे, तो डिसऑर्डर ऑफ नेल जो कि ऑप्शन में ही है, तो सबसे पहला ऑप्शन था हमारा कि नेल क्लविंग। नेल क्लविंग क्या होता है, इसमें जो नेल है, ये जो क्या है नेल है, ये क्या होता है, जैसे ये अभी तो स्मूथ और ये सॉफ्ट है, लेकिन उसमें क्या होता है, ये ऊपर उठ जाता है, ये बीच वाला जो पार्ट है ये ऊपर उठ जाता है, तो इस तरीके से नेल दिखने लगता है, ये ऊपर ये क्या होता है, उठने लगता है, यानी कि इस तरीके से नेल हो जाता है, इस तरीके से उठ जाता है ऊपर, ये ऊपर की ओर क्या हो जाता है, उठ जाता है नेल क्लविंग में। और ये किस कारण से होता है ये होता है क्रॉनिक हाइपोक्सिया के कारण, ये क्रॉनिक हाइपोक्सिया के कारण क्या होता है, नेल क्लविंग होता है। दूसरा है हमारा पैरानोकिया पैरानोकिया में क्या होता है, ये जो नेल है इसके जो चारों साइड क्या होता है, थोड़ा सा या फिर चारों साइड क्या होता है, कभी कभी पस का फॉर्मेशन होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, पेनफुल होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें पस फॉर्मेशन होता है, पस का क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैरानोकिया। तीसरा है हमारा कॉलिनोकिया।
कॉलिनोकिया। कॉलिनोकिया में क्या होता है, इसको हम लोग स्पून नेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पून नेल। जिस तरह से जो नेल क्लबिंग में जो राउंड शेप का हो जाता है नेल कैसा हो जाता है, राउंड शेप का हो जाता है, तो स्पून नेल में क्या होता है, ये स्पून के तरह ये इस तरीके से नेल हो जाता है, मतलब कि लास्ट में जाकर के ये इस तरीके से ये नेल है, ये लास्ट में जाके स्पून नेल हो जाता है, ये कांटे के तरह स्पून के तरह ये दिखने लगता है, ये इस तरीके से ये नेल हो जाता है। ये किस कारण से होता है, तो ये आयरन डेफिशिएंसी के कारण होता है, आयरन डेफिशिएंसी के कारण होता है। और चौथा है हमारा ब्रूज साइन क्या होता है कि इसमें जो नेल है, मान लीजिए ये नेल है और बीच से कहीं क्या होता है, ये ऊपर नीचे आ जाता है। जैसे ये नेल है, ये दब करके नीचे से ही क्या ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रूज साइन बोलेंगे। और 5 नंबर एक और होता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि नेल में डॉट ये वाइट आ जाता है, तो ये किसके कमी से होता है, तो ये जिंक के डेफिशिएंसी से ये होता है। तो अब हम लोग अपना आंसर देखते हैं। और एक और है हमारा ऑन्कोमाइकोसिस। क्या है, ऑन्कोमाइकोसिस क्या होता है, सॉरी ऑन्कोकोलियोसिस ओनिकोलियासिस में क्या हो जाता है, इसमें येलो कलर का नेल हो जाता है, येलो कलर का नेल हो जाता है। और इसमें नेल में क्या हो जाता है, क्रैकिंग आना इसमें शुरू हो जाता है, येलो कलर नेल और विथ क्रैकिंग, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑनिकोलाइसिस। ठीक। और जो जिंक के डेफिशिएंसी से होता है, इसमें क्या होता है, वाइट पैचेस आ जाता है, सो इसमें क्या आ जाता है, जिंक में इसमें वाइट पैचेज आ जाता है। और ब्रूज साइन में ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और कॉलिनोकिया में स्पून नेल यानी कि आयरन डेफिशिएंसी के कारण। और पैरानोकिया में पस का फॉर्मेशन हो जाता है इसके सराउंडिंग में, जो कि बहुत ही पेनफुल है। और नेल क्लबिंग में क्या होता है, ये राउंड शेप का नेल हो जाता है, किस कारण से, तो क्रोनिक हाइपोक्सिया के कारण ये होता है। और नेल किस पे रहता है, तो नेल बेड पे। और नेल क्या है, एक डेड कीरेटिनोसाइट सेल से बना होता है। और ये सिर्फ 2 जगह प्रेजेंट है, टो और टिप के पास। और ये हम लोग इसका डिसऑर्डर पढ़े थे। तो अब हम लोग अपने ऑप्शन को डील करते हैं। तो वही है कि इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द नेल इज नॉन एज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो नेल क्लबिंग क्या था, इसमें नेल मतलब कि नेल के सराउंडिंग में कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ नेल क्या हो रहा था, वो राउंड हो रहा था नेल क्लबिंग में। और कॉलिनोकिया में भी सराउंडिंग में कुछ नहीं हो रहा था, बस नेल का जो पार्ट है वो क्या हो रहा था, स्पून के जैसा हो रहा था कॉलिनोकिया में। ऑनिकोलाइसिस में क्या हो रहा था, तो ऑनिकोलाइसिस में भी सिर्फ नेल में क्या हो रहा था, ये नेल येलो और क्रैश बीच से ये क्या रहता है, क्रैक करके ये इस तरीके से रहता है। और पैरानोकिया में नेल में कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके जो सराउंडिंग है उसमें क्या हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण वो पस का फॉर्मेशन यहाँ हो जाता है, तो उसको हम लोग पैरानोकिया कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पैरानोकिया। तो वही है कि पैरानोकिया इज एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, जो कि मार्जिनल स्ट्रक्चर अबाउट दी नेल, और जो नेल का जो मार्जिन, ये जो मार्जिनल स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या हो सकता है, ये हो सकता है। तो करेक्ट आंसर पैरानोकिया हो गया। फिर वही है कि कॉलिनोकिया में क्या होता है कि इसको हम लोग स्पून नेल भी कहते हैं। और क्या होता है इसमें कि डिस्ट्रॉफी ऑफ फिंगर नेल्स इन विच दे आर थिन एंड कॉनकेव विच रेज्ड एज इज कॉल्ड स्पून नेल, यानी कि इसमें क्या हो जाता है कि उसका जो फिंगर जो टिप था, नेल का जो टिप था, वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे पतला हो करके और ये स्पून के तरह दिखने लगता है, जिसको कि स्पून
स्पून नेल भी कहते हैं। और ये किस कारण से होता है, तो ये बहुत सारा रीज़न है, लेकिन मेन कॉज है इसका आयरन डेफिशिएंसी के कारण हम लोग ऐसा देखते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हम अधिकतर अगर जो फीमेल आयरन डेफिशिएंसी से सफ़र कर रही है तो हम लोग ये सिम्टम्स उनका देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि ऑनिकोलाइसिस। ऑनिकोलाइसिस क्या होता है कि लूजिंग और डिटैचमेंट ऑफ नेल फ्रॉम नेल बेड। नेल बेड का क्या होता है, उसका जो नेल है ये अपने नेल बेड से क्या होने लगता है, अटैच मतलब कि उखड़ने लगता है, ठीक। ऑनिकोलाइसिस और येलो और क्रैकिंग भी आने लगता है उसमें। फिर है क्लबिंग। तो क्लबिंग में क्या होता है कि इनलार्जमेंट टर्मिनल फ्लेनिक्स ऑफ फिंगर ड्यू टू क्रोनिक हाइपोक्सिक कंडीशन। क्रॉनिक हाइपोक्सिक कंडीशन में ऐसा होता है जिसमें कि नेल क्या होता है, वो इनलार्ज और राउंड दिखने लगता है नेल क्लबिंग में। तो दिस इज अबाउट द नेल। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन है कि इन्फेक्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू अराउंड अंडर द नेल स्किन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वही सेम क्वेश्चन है कि जब इन्फेक्शन हो जाता है नेल का जो सराउंडिंग जो सॉफ्ट टिश्यू है उसमें, तो क्या हम लोग बोलेंगे, फिलॉन या सेलुलाइटिस या कार्बंकल या फिर पैरानोकिया। तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, पैरानोकिया। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि वाइल एग्जामिनेशन द नेल ऑफ द पेशेंट you found that there are transverse depression in nail indicating temporary disturbance in nail growth. These depression known as। इसमें क्या है कि जब हम लोग एग्जामिनेशन कर रहे थे नेल का एक पेशेंट का, तो उसमें क्या पता चला कि वो उसमें देयर आर ट्रांसवर्स डिप्रेशन। उसमें क्या था, डिप्रेशन, यानी कि वो ऊपर नीचे क्या था, ट्रांसवर्सली वो क्या हुआ था, दबा हुआ था नेल्स, इंडिकेटिंग टेम्पररी डिस्टर्बेंस। और उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस दिख रहा था, ठीक, नेल ग्रोथ में। तो दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम लोग इसको, तो हम लोग देखे थे इसमें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रूज साइन। इसमें बोले थे ये इस तरीके से नीचे दबा रहता है। इसमें बहुत सारा, या तो ऐसे ये क्या रहता है, दबा रहता है, या ट्रांसवर्सली या हॉरिजेंटली, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रूज साइन बोलेंगे। एक और इसमें होता है कि स्प्लिंटर हेमोरेज। स्प्लिंटर हैमरेज में क्या होता है कि नील में कभी कभी कुछ अचानक से चोट लगने पे क्या होता है, वहाँ का जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, ब्लड वेसल्स वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है, जिस कारण से वो जो ब्लड है वो बाहर आने लगता है। और बाहर आकर के वो नेल के बाहर तो नहीं आता है, वो नेल के अंदर ही क्या होता है, वहाँ इकट्ठा हो जाता है, जो कि वहाँ पे रेड पैचेस बना लेता है। क्या बनाता है, रेड पैचेस बना लेता है, रेड कलर का डॉट का रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्लिंटर हैमरेज। और ब्रूज साइन क्या बोलेंगे, जब ट्रांसवर्सली या फिर किसी भी तरीके से वो नेल नीचे दबा रहता है तो उसको ब्रूज साइन बोलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन वही बोल रहा है कि जब एग्जामिनेशन किए थे एक पेशेंट का, तो उस पेशेंट का जो नेल था वो ट्रांसवर्सली क्या था, डिप्रेस था, यानी कि नीचे दबा हुआ था। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम लोग, जैसे वो दबा हुआ था तो वो ब्रूज साइन है। कॉलिनोकिया में तो स्पून नेल हो जाता है, पैरानोकिया में तो सराउंडिंग उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इन स्प्लिंटर हैमरेज में क्या होता है, हमारा जो चोट लगने पे वहाँ का जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो गया था और ब्लड क्लॉट हो जाता है नेल के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्लिंटर हैमरेज। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्रूज साइन। तो वही है कि वाइट लाइन एंड हॉरिजेंटल और ट्रांसफर डिप्रेशन अक्रॉस द नेल कॉल्ड ब्रूज साइन। तो वही जो वाइट लाइन है या फिर हॉरिजेंटल या ट्रांसवर्स डिप्रेशन है, तो वो सारा क्या हो जाएगा, ब्रूज साइन ही हो जाएगा, ठीक। इट यूजुअली कोज बाय जिंक डेफिशिएंसी, जो कि किसके कारण होता है, जिंक डेफिशिएंसी के कारण होता है। इट मे बी ड्यू टू, और कभी कभी ये हो सकता है किसके कारण, ट्रॉमा के कारण, कोरोनरी ऑक्लूजन के कारण। कोरोनरी जो है
वेन, उसमें जो कोई भी है वहाँ ऑक्लूजन वहाँ पे आ जाता है। हाइपर कैल्सीमिया, यानी कि लेवल ऑफ जो कैल्शियम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करने के कारण भी ये ऐसा होता है। उसके बाद है माल न्यूट्रिशन या कोई स्किन डिजीज़ है तो उसके कारण भी वो जो नेल है इफेक्ट होता है। अच्छा, हम लोग पीछे में 2-3 ऑप्शन था, यहाँ पे थोड़ा इसको भी डिस्क्राइब कर लेते हैं, जो कि फर्स्ट वीडियो में छूट गया था। जैसे कि 7 नंबर के क्वेश्चन में था कि नेम द रिसेप्टर ऑन एपिडर्मिस दैट ट्रांसमिट स्टिमुलाई टू एक्सॉन थ्रू अ केमिकल साइनेप्स। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि एपिडर्मिस में कौन सा सेल रहता है जो कि मैसेज को या फिर केमिकल साइनेप्स को वही मैसेज को पहुंचाता है। तो हम लोग देखे थे कि वो कौन सा था, मार्केल सेल। इसके बदले ये जो लैंगरहैंस सेल, इसके बारे में जान ही रहे थे कि ये था हमारा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है एपिडर्मिस को। उसके बाद ये 2 ऑप्शन रह गया, तो इसको भी एक बार डील कर लेते हैं। तो उडजेड सेल क्या होता है, तो उडजेड सेल नाम का कोई टर्म मेडिकल साइंस में है ही नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए भी ये बेमतलब वाला ऑप्शन रहता है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है उडजेड सेल का। और एक है ये कौन सा, बर्गलर सेल। बर्गलर सेल कहने का मतलब है, ये बर्गलर सेल एक तरीके का यूँ कहें तो ये क्या करता है, ये एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है, सीक्रेट करता है। और ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एंड्रोजन हार्मोन मेल में भी प्रेजेंट होता है और फीमेल में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जो फीमेल का जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है वो उसके लेवल को और उसके एक्शन को क्या करता है, कम कर देता है, और वहीं जो मेल का है ये उसका जो लेवल है वो बढ़ा रहता है। तो बर्गलर सेल जैसे कि जो लेडिक सेल होता है मेल का, वो उसके तरह से वो काम करता है, और फीमेल के भी ओवरी में जो हाइलम है उसमें प्रेजेंट रहता है। तो ये बर्गलर सेल है जो कि एंड्रोजन सीक्रेट करता है। एक ये था, और एक 12 नंबर में ये क्वेश्चन था कि जो स्वेट ग्लैंड है जो नॉन फंक्शन होता है चिल्ड्रन में, उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग देखे थे कि जो अडल्ट ए से हम लोग याद रखेंगे कि जो एपोक्राइन है वो अडल्ट में जा करके क्या होता है, वो होता है इक्राइन। हम लोग देख लिए थे कि जो किसमें था, जो कि टिल बर्थ से ही जो एक्टिव रहता है, तो ये था। उसके बाद एक यहाँ पे ऑप्शन है कि कैर्यूमिनस क्या होता है, तो कैर्यूमिनस एक ईयर में प्रेजेंट एक टाइप का ग्लैंड रहता है। क्या रहता है, एक ग्लैंड रहता है प्रेजेंट, ईयर में प्रेजेंट होता है। इसका क्या काम है, ये ईयर का वैक्स बनाता है। तो ईयर वैक्स को हम लोग क्यूरीमीन भी कहते हैं। तो इसलिए जो लेयर बनाता है, जो हम लोग ईयर वैक्स बनाता है ईयर में, तो वो कौन सा ग्लैंड है, क्यूरीमिनस। और ये एक तरीके का मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड ही होता है जो कि ईयर को वाटर प्रूफ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन लेयर से मतलब कि से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो ये था हमारा क्यूरीमिनस, ठीक, देख लिए ईयर में प्रेजेंट था। उसके बाद 14 नंबर में ये था हमारा कि द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल ऑफ स्किन टैनिंग, यानी कि स्किन टैनिंग के लिए कौन सा पिगमेंट जरूरी होता है। तो हम लोग देखे थे कि मिलेनिन नहीं था, तो मिलेनिन को हम लोग मिलेनॉइड भी कहते हैं और कैरोटीन भी कहते हैं। तो ये हो गया। फिर ऑप्शन में था एक इम्फाइमा, एक होता है इम्फाइमा और एक होता है इम्फाइसेमा। एक क्या होता है, इम्फाइमा, यहाँ पे कर देते हैं। एक होता है हमारा क्या, इम्फाइमा, एक इम्फाइमा होता है, और दूसरा होता है हम लोग का इम्फाइसेमा। इम्फाइसेमा में क्या होता है, जो लंग्स, ये दोनों लंग्स का जो है डिसऑर्डर है। लंग्स के एल्वोलाई में क्या आ जाता है, कोई भी डिसऑर्डर आ जाता है, जैसे कि एल्वोलाई डैमेज हो रहा है, या एल्वोलाई आपस में एल्वोलाई में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, तो सांस फूलने का बीमारी, ये सब क्या हो, इम्फाइसेमा में देख सकते हैं। एल्वोलाई में कोई ऑर्डर हो जाने के कारण ये ऐसा होता है। और एक होता है इम्फाइसेमा, एस, और यहाँ पे एस है तो ये हो गया। और एक होता है हम लोग का क्या, इम्फाइमा क्या होता है, तो जब लंग्स में क्या हो जाता है, लंग्स का जो 2 लेयर है
लंग्स के बीच का जो 2 लेयर है उसमें जब पस जमा हो जाता है, पस का कलेक्शन हो जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं इम्फाइमा, उसको हम लोग इम्फाइमा कहते हैं। तो ये था हमारा इम्फाइमा और इम्फाइसेमा। और प्लूरल इन्फ्यूज़न क्या होता है, तो जब वही लंग्स के 2 जो लेयर होता है उसके बीच जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग प्लूरल इन्फ्यूज़न कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन था 27 नंबर, अभी हम लोग तुरंत जस्ट डील किए थे कि इन्फेक्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू अराउंड अंडर द नेल, यानी कि ये बोल रहा है कि जो नेल के अंदर जो नेल बेड रहता है वहाँ पे जो इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम लोग अभी तुरंत करें, उसको हम लोग पैरानोकिया कहते हैं। लेकिन ये 3 ऑप्शन क्या होता है, तो एक पहला ऑप्शन है फिलॉन, ये क्या है, फिलॉन। तो पैरानोकिया में जिस तरीके से जो यहाँ पे जो नेल है उसके सराउंडिंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो कभी कभी हम इसको सही तरीके से ठीक नहीं कर पाते हैं या फिर इन्फेक्शन थोड़ा रह जाता है, तो ये धीरे धीरे क्या होता है पूरे इसके सराउंडिंग्स में क्या हो जाता है, ये फैल जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलॉन। ये क्या कहते हैं, फिलॉन। ये में भी हमारे फिंगर्स में भी हो सकता है, फिंगर का जो टिप है वहाँ भी हो सकता है, और टो का जो टिप है जहाँ जहाँ पे नेल है वहाँ पे ये हो सकता है। तो फिलॉन यही है। और जब हम इसको देखेंगे तो ये वाला पार्ट क्या रहता है, ये फूला रहता है, ये बहुत ही ज़्यादा फूला रहता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फिलॉन कहेंगे। उसके बाद है कार्बंकल। कार्बंकल क्या होता है, तो जो नोड, जैसे कि हम लोग देखें कि एक होता है पेप्यूल, एक होता है क्या हम लोग के पास पेप्यूल, एक होता है पेप्यूल, एक होता है मैक्यूल, और एक होता है हम लोग का नोड्यूल। ठीक। तो पेप्यूल क्या होता है कि पेप्यूल हम लोग को पता नहीं चलता है, जैसे सिर्फ वहाँ पे वो रेड रेड रहेगा, रेड रेड रहेगा, ठीक ना। जैसे कि आंख बंद करे तो उसको जब टच करे तो वो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब जैसे देखे तो उसके पूरे बॉडी में रेड रेड भरा हुआ है। और मैक्यूल क्या होता है, ये 1 सेंटीमीटर का क्या रहता है, ये सॉरी ये जो मैक्यूल होता है ये हम लोग को पता, वेरी सॉरी, ये जो मैक्यूल है ये 1 सेंटीमीटर का फ्लैट रहता है, फ्लैट यानी कि जो यहाँ पे जो फुंसी या कह सकते हैं वो एकदम फ्लैट रहता है, जो कि टच करने पे हम लोग को पता नहीं चलता है, ठीक, आंख बंद करके, लेकिन जब देखेंगे तब पता चलेगा। जैसे कि हम लोग मीजल्स में पढ़ते हैं, मीजल्स में जो बॉडी पे बनता है वो मैक्यूल ही बनता है। और पेप्यूल क्या होता है, ये 1 सेंटीमीटर ये भी रहता है, लेकिन ये क्या रहता है, एलिवेटेड रहता है। ये क्या रहता है, एलिवेटेड रहता है, एलिवेटेड यानी कि ये इस तरीके से एलिवेट रहेगा यहाँ पे। और मतलब कि इसको जब छुएंगे तो हम लोग को आंख बंद करके अगर छूते भी हैं तो भी हम लोग को पता चल जाता है कि यहाँ पे पेप्यूल है, तो ये पेप्यूल है। और नोड्यूल क्या होता है, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये कितना, ये 5 सेंटीमीटर का एलिवेटेड होता है। और ये इसमें क्या भरा रहता है, ये इसमें पस का एक्यूमुलेशन होता है, इसमें क्या होता है, पस, ये क्या रहता है, कलेक्शन इसमें रहता है, इसको नोड्यूल्स कहते हैं। और अब आता है कार्बंकल। कार्बंकल में क्या होता है, कार्बंकल में क्या होता है, ये इस तरीके से एक तरीके का नोड्यूल्स ही रहता है, लेकिन जैसे नोड्यूल्स में यहाँ पे कहीं एक जगह पे ओपनिंग रहता है, लेकिन कार्बंकल में ये नोड्यूल्स तो बना लेकिन बहुत जगह जगह पे क्या होता है, यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे क्या रहता है, पोर्स प्रेजेंट रहता है, मिनी पोर्स। यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा पोर्स यहाँ पे क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, जिसको कि कार्बंकल कहते हैं। उसके बाद तो कार्बंकल समझ गए, एक तरीके का नोड्यूल्स ही है जहाँ पे पोर्स बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। उसके बाद है हमारा सेल्यूलाइटिस। सेल्यूलाइटिस में क्या होता है, जैसे कि कोई भी स्किन, जैसे ये मेनली पैर हाथ वगैरह सब में होता है, तो वहाँ पे स्वेलिंग बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, वो एरिया एकदम रेड रेड दिखने लगता है, बहुत ही ज़्यादा फूल जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्यूलाइटिस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्यूलाइटिस। तो ये था, तो हम लोग 28 नंबर तक डील कर चुके थे। अब हम लोग आते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें बोल रहा है कि थिकेस्ट स्किन इन ह्यूमन बीइंग इज फॉर्म्ड बाय,
जो स्किन का जो सबसे थिक यानी कि सबसे मोटा जो लेयर है वो ह्यूमन बीइंग में कहाँ पे पाया जाता है, लिप्स या सोल या नेक या आईलिड। तो लिप्स के बारे में हम लोग एक बात और जान लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। जो लिप्स का जो एरिया होता है, इसको हम लोग कहते हैं वर्मिलियन जोन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्मिलियन जोन। और यहाँ पे ना जैसे और अदर स्किन जो रहता है, अदर नॉर्मली स्किन, ये 15 से 16 लेयर इसमें पाया जाता है, लेकिन जो लिप्स है वहाँ पे मात्र 3 से 4 लेयर रहता है और ये ब्लड वेसल्स के बहुत ही नज़दीक रहता है। यही रीज़न है कि लिप्स का कलर क्या होता है, पिंक रहता है। ये क्या रहता है, पिंक या फिर रेड रहता है। तो ये रीज़न हो गया। उसके बाद और अब इसमें पूछ रहा है कि सबसे थिकेस्ट लेयर स्किन का कहाँ पे प्रेजेंट है, तो लिप्स तो होगा नहीं, वो तो पतला ही है। सोल, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोल और पाम जो है वहाँ पे सबसे थिक स्किन क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। उसके बाद नेक तो नहीं। उसके बाद आईलिड है यहाँ पे सबसे पतला, जस्ट सोल का एकदम पतला। कितना आई में कितना प्रेजेंट रहता है, आईलिड में कितना रहता है, 0.5 mm तक रहता है। और वहीं सोल जो है वो 3 से 4 mm तक का, ये 3 से 4 mm तक का ये क्या रहता है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं कि डैश आर थिकिंग ऑफ एपिडर्मिस, इट यूजुअली अकर इन पाम एंड हैंड्स और ऑन द सोल ऑफ फुट ड्यू टू कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन और प्रेशर। यानी कि इसमें बोल रहा है कि ये एक डिसऑर्डर के बारे में, डिसऑर्डर नहीं, ये एक हम लोग कह सकते हैं इंजुरी के बारे में पूछ रहा है कि जब पाम और सोल में कांस्टेंट वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, कंटिन्यू वहाँ पे फ्रिक्शन होते चला जाता है, तो वहाँ पे कौन सा क्या बनता है, तो ब्लिस्टर मतलब क्या होता है कि एक तरीका का पेप्यूल ही रहता है, लेकिन उसमें ब्लिस्टर में क्या भरा रहता है, वाटर भरा रहता है। जैसे कि चिकन पॉक्स में कभी कभी हम लोग देखे हैं कि इसका भी 2 टाइप होता है। तो एक टाइप के चिकन पॉक्स में क्या होता है, उस पेप्यूल्स में क्या रहता है, बहुत सारा फ्लूइड भरा रहता है, तो उसको हम लोग ब्लिस्टर कहेंगे। उसके बाद है हम लोग का एवल्जन क्या होता है, तो हम लोग आगे जब स्किन डिसऑर्डर पढ़ेंगे 30 नंबर में, एक होता है हम लोग का एवल्जन और एक होता है हम लोग का एब्रेशन। एब्रेशन क्या होता है, जब एपिडर्मिस में, जैसे कि हम लोग एब्रेशन को हम लोग यूँ कह सकते हैं कि ये खरोच को हम लोग क्या कहते हैं, खरोच। तो ये माइनर, मॉडरेट या सीवियर होता है। तो सीवियर एब्रेशन को भी सीवियर एब्रेशन को ही क्या बोलते हैं, एवल्जन, जिसमें कि एपिडर्मिस और डर्मिस के साथ साथ क्या होता है, यहाँ तक कि ये बोन को भी क्या करता है, डैमेज कर देता है। ये ऐसा एवल्जन होता है। और एब्रेशन में क्या होता है, ये मामूली खरोच होता है जो एपिडर्मिस में ही वो रहता है। ठीक, तो ये हो गया एब्रेशन और एवल्जन। उसके बाद दूसरा है हमारा कॉन्ट्यूशंस क्या होता है, तो जब जैसे कि खरोच वगैरह सब लगा तो वो एरिया क्या हो जाता है, ब्लैक या फिर ब्लू हो जाता है। ठीक, तो इसी ब्लैक और ब्लू एरिया को हम लोग ब्लूइश साइन को हम लोग क्या कहते हैं, उसका मेडिकल टर्म में हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्यूशंस। इसको क्या कहेंगे, कॉन्ट्यूशंस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कैल्यूजेस क्या होता है, तो वही इसका हमारा करेक्ट आंसर है। जब हम लोग को खरोच जब वहाँ पे सोल और पाम में ज़्यादा वहाँ पे आता है
तो जैसे कि फोका जो ब्लिस्टर अगर हो गया या फोका हो गया, उसके बाद जब पानी निकल जाता है तो वो कैसा होता है, एक परत नुमा वहाँ पे बन जाता है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, कैल्यूज भी होता है। तो जब वहाँ पे जो फ्रिक्शन के कारण पाम या फिर सोल में जो बनता है तो वो क्या बनता है, कैल्यूज बनता है, ना कि एवल्जन और कंस्टिट्यूशन, ना ही और ब्लिस्टर्स बनता है। ठीक, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो वही इसमें बोल रहे हैं कि कैल्यूजेज एंड कॉर्न्स क्या है, राउंड है, ठीक है और थिक है और फिर क्या है, हार्ड लेयर ऑफ स्किन होता है। डेट डेवलप होता है जब स्किन ट्राई टू प्रोटेक्ट सेल्फ अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड इट अपीयर ऑन द फ्लेक्सर सरफेस ऑफ हैंड्स एंड फीट। तो ये क्या होता है, ये एक तरीके का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जब स्किन कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, फ्रिक्शन वहाँ पे होता है तो वो कैल्यूजेस का फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है कि नेम द डिजीज कोज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो HPV वायरस के कारण कौन सा डिजीज होता है? तो हर्प सिम्प्लेक्स है और हर्प जोस्टर है, ये अलग अलग बीमारी। सोराइसिस ये हम लोग सारा अपने स्किन डिसऑर्डर में पढ़ेंगे। जो सिरोसिस है वो स्ट्रेप्टोकोकस के कारण होता है। और ये जो वार्ड्स है ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वायरस के कारण होता है। और ये वार्ड्स क्या होता है, एक तरीके का नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कभी कभी हमारे बॉडी पे एक मस्सा टाइप का आ जाता है, जगह जगह पे ये क्या होता है, छोटा छोटा मस्सा आ जाता है इस तरीके से वहाँ पे, वो नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वार्ड्स कहते हैं। ये बहुत सारे रीजन से, जेनेटिक कारण से भी या फिर बैक्टीरिया के कारण भी होता है। तो उस बैक्टीरिया का क्या नाम है जो वार्ड्स क्रिएट करता है, वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। और क्या बोल रहा है कि वार्ड्स क्या है, एक सर्कमस्क्राइब्ड क्यूटेनियस एलिवेशन रिजल्टिंग फ्रॉम हाइपरट्रॉपी ऑफ द एपिडर्मिस। यानी कि ये बोल रहा है कि जब एपिडर्मिस लेयर का जो हाइपरट्रॉपी कहने का मतलब है, जहाँ पे हाइपरट्रॉपी आता है वहाँ कहने का मतलब है नंबर ऑफ सेल क्या होता है, वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है हाइपरट्रॉपी में। जो कि क्या होता है, क्यूटेनियस हम लोग स्किन को क्यूटेनियस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो क्यूटेनियस का जो लेयर है, स्किन का जो लेयर है, वो क्या होता है, एलिवेट कर जाता है, उठ जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वार्ड्स कहेंगे। और ये क्या है कि जेनाइटल वार्ड्स मीन वार्ड ऑफ जेनाइटल कॉज्ड बाय स्ट्रेन ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, सम ऑफ विच आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो ये क्या होता है, जो बैक्टीरिया से होता है, जो वायरस से होता है, वो क्या होता है, वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी वहाँ पे वो ट्रांसमिट हो सकता है। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन ब्लैक एंड ब्लू मार्क अपीयर ऑन स्किन ड्यू टू ट्रॉमा दे आर कॉल्ड। जब स्किन पे किसी भी मतलब कि कोई भी चोट लगने के कारण जहाँ वहाँ ब्लैक या ब्लू मार्क आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे खरोंच लगा, खरोंच के बाद कुछ दिन के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे ब्लैक या ब्लू साइन आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग ब्रूसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्रूसिस। इसी को हम लोग मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, कॉन्ट्यूशन। इसी को हम लोग मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, कॉन्ट्यूशन। जो ब्लैक और ब्लू साइन होता है उसको हम लोग ब्रूसिस या फिर कॉन्ट्यूशंस भी कहते हैं। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्रूसिस। और नेक्रोसिस क्या होता है कि डेथ ऑफ सेल, यानी कि वो जो पर्टिकुलर पार्ट है वहाँ पे जो सेल का है वहाँ पे वो क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है। तो जब सेल का डेथ होता है तो उसको हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं। उसके बाद है लेन्यूगो। लेन्यूगो क्या होता है कि जब फीटस या फिर जब बेबी मदर के वुम्ब में रहता है या फिर न्यू बॉर्न बेबी में भी ये रहता है, छोटा छोटा हेयर रहता है, ब्राउन कलर का या फिर शाइनी हेयर रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेन्यूगो कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये लेन्यूगो, ये लेन्यूगो जो स्मॉल हेयर, स्मॉल ब्राउन या फिर शाइनी हेयर जो प्रेजेंट रहता है फीटस या फिर न्यू बॉर्न बेबी में,
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेन्यूगो बोलेंगे। उसके बाद है हमारा वर्निक्स। वर्निक्स तो गायनोकोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे कि जो वर्निक्स कैसियोसा होता है, जैसे कि जब बेबी का डिलीवरी होता है, बर्थ होता है, तो हम लोग देखते हैं कि उसके बॉडी पे एक चिपचिपा वाइट कलर का वो मटेरियल प्रेजेंट रहता है, एक तरीके का वो लिपिड रहता है, और वो क्या करता है, वो हेल्प करता है बेबी को टेम्परेचर मेंटेन करने में। और जब वो बेबी पास करता है मदर के पेल्विक कैनाल से, कैविटी से, तो वो क्या करता है, फ्रिक्शन को कम कराता है और एक तरीके का लुब्रिकेशन का वो काम कराता है। तो वर्निक्स वही एक चिपचिपा फैटी लेयर होता है जो कि न्यूबॉर्न बेबी में क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। तो ये हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने वही एक बार इसको भी देख लेते हैं कि ब्रूसिस को क्या कहते हैं, कॉन्ट्यूशन वही है। और ये क्या होता है, एक इंजुरी, जनरली ये कहाँ पे होता है, स्किन में, इन विच जो ब्लड वेसल्स होता है वहाँ पे क्या होता है, ब्रोक हो जाता है, यानी कि वो डैमेज हो जाता है। बट जो स्किन का जो सरफेस है रिमेन इंटैक्ट, यानी कि स्किन का सरफेस वैसा ही रहता है, लेकिन जो ब्लड का जो ब्लड वेसल्स है वो वहाँ पे डैमेज हो जाता है। और इस कारण से ही क्या रहता है, वो एरिया लुक कैसा दिखता है, ब्लैक या ब्राउन, ड्यू टू लीक ऑफ ब्लड, लीकेज वहाँ होने लगता है ब्लड का, और इसलिए वो वैसा वहाँ पे साइन दिखता है। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है कि नेल क्लोज एंड हुफ्स आर फॉर्म्ड बाय, जो इसमें बोल रहा है कि जो नाखून है, पंजा है, या फिर हुफ्स, जैसे कि घोड़ा का जो पैर में जो खुर जिसको बोलते हैं, हुफ इसको कहेंगे, ये सारा किससे बना होता है, तो ये स्किन मसल से, या बोन से, या स्ट्रेटम कॉर्नियम ऑफ स्किन, या कार्टिलेज। तो ये किससे बना होता है, ये स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो स्किन का जो एपिडर्मिस लेयर का सबसे ऊपरी लेयर है, जो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसका, वो उसी से क्या रहता है, यही हमारा, इसी में डेड केराटिनोसाइट प्रेजेंट रहता है, और यही नेल, क्लॉ और हुफ ये बनाता है। फिर वही है कि नेल ऑनिक्स और अनग्यूएस, क्लॉज एंड हुफ आर फॉर्म्ड बाय प्लेट्स ऑफ हॉर्नी सेल, वही हॉर्नी सेल, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसको कि क्या कहेंगे, स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो कि एपिडर्मिस में प्रेजेंट रहता है। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन अ पेशेंट ओन स्किन इज टेकन फ्रॉम डोनर एरिया एंड ग्राफ्ट टू रेसिपिएंट एरिया इज कॉल्ड, ये स्किन ग्राफ्टिंग से है। हम लोग अपने सेकेंड लेक्चर में जो डर्मिस जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग ये डील कर चुके थे कि स्किन ग्राफ्टिंग क्या होता है। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं जो 34 नंबर का क्वेश्चन है स्किन ग्राफ्टिंग से। स्किन ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जब जैसे हम लोग देखे थे कि जो स्ट्रेटम एपिडर्मिस का जो स्ट्रेटम बेसल था सिर्फ और सिर्फ वही सेल डिवीज़न होता है, अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है तो सेल डिवीज़न नहीं होता है। तो कभी कभी क्या होता है जनरली ये स्किन ग्राफ्टिंग बहुत सारे केसेस में जनरली बर्न में या फिर कोई सीवियर एक्सीडेंट हुआ है या फिर इंजरी हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पे इसको हम लोग स्किन ग्राफ्टिंग वहाँ पे ज़रूरत होता है, यानी कि स्किन के पार्ट को या तो अपना स्किन को है या फिर किसी और के स्किन को लेकर के उस जो इंज्यूर्ड पार्ट है वहाँ पे उसको रख दिया जाता है। और इसको रखने का तरीका क्या होता है, इसमें कम से कम 7 डेज तक उस पार्ट को इमोबलाइज कर दिया जाता है, यानी कि उस पार्ट को एकदम से हिलाना डुलाना नहीं है, कम से कम 7 दिन तक। ठीक, तो स्किन ग्राफ्टिंग का भी टाइप्स होता है। सबसे पहला टाइप है हम लोग का ऑटोग्राफ्ट में क्या होता है, इसमें खुद का है स्किन क्या होता है खुद पे अप्लाई कर दिया जाता है, जो कि मेनली कहाँ से लिया जाता है, जो थाई से लिया जाता है। कहा जाता है वहाँ पे प्रॉपर इनफ स्किन रहता है और वहाँ पे मसल्स भी रहता है, तो उसको थोड़ा सा पार्ट को लेकर के वहाँ से फिर से उसको सिल दिया जाता है। तो थाई से हम लोग जनरली लेते हैं। और इसमें क्या होता है सेल्फ स्किन, इसमें क्या होता है सेल्फ का खुद का स्किन जब हम लोग, तो ये हमारा सेल्फ खुद का ही स्किन हमारा ऑटोग्राफ्टिंग होता है। फिर दूसरा होता है हम लोग का आइसोग्राफ्ट या फिर एलोग्राफ्ट।
आइसोग्राफ्ट या फिर एलोग्राफ्ट में क्या होता है, इसमें सेम ट्विंस, इसमें जैसे कि सेम ट्विंस, जैसे कि जो ट्विंस बेबी होता है या फिर जुड़वा भाई बहन होता है, तो उसका स्किन का क्या करते हैं, वो जो पेशेंट है उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का आइसोग्राफ्ट। फिर तीसरा होता है हम लोग का होमोग्राफ्ट, सॉरी एलोग्राफ्ट इसको नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सिनग्राफ्ट, सॉरी प्लीज, तो सिनग्राफ्ट इसको बोलते हैं, ठीक। उसके बाद एक होता है हम लोग का होमोग्राफ्ट, होमोग्राफ्ट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एलोग्राफ्ट भी कहते हैं, एलोग्राफ्ट, जिसमें कि खुद का ही, जैसे कि कोई पेशेंट, कोई भी पर्सन है वो अपना स्किन डोनेट किया या फिर खुद का ही रिलेशन में है या फिर कोई और ह्यूमन बीइंग ही है, यानी कि जब ह्यूमन को देता है, वेदर वो क्या हो, अपने रिलेशन में हो या फिर कोई अदर ह्यूमन हो, अदर ह्यूमन, यानी कि अदर ह्यूमन का वो स्किन जब देता है तो उसको होमोग्राफ्ट, यानी कि सेम स्पीसीज का हो तो वो होमोग्राफ्ट है। 4 नंबर है हमारा हेट्रोग्राफ्ट। हेट्रोग्राफ्ट को हम लोग कहते हैं जेनोग्राफ्ट। जेनोग्राफ्ट जिसमें कि क्या होता है, इसमें एनिमल का स्किन लिया जाता है, एनिमल या फिर इसमें जो स्पीसीज है वो सेम नहीं रहता है, जैसे मेनली कौन सा एनिमल रहता है, पिग का लिया जाता है। तो जब वैसा स्किन ग्राफ्टिंग जिसमें एनिमल स्किन को लिया जाता है उसको हम लोग हेट्रोग्राफ्ट बोलते हैं। तो अब वही 34 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें बोल रहा है कि व्हेन पेशेंट ओन स्किन इज टेकन फ्रॉम डोनर एरिया एंड ग्राफ्ट टू रेसिपिएंट, जब पेशेंट का खुद का स्किन को लेकर के और अफेक्टेड एरिया पे जब उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग ऑटोग्राफ्ट बोलेंगे। जेनोग्राफ्ट जब एनिमल का स्किन लिया जाता है, और एलोग्राफ्ट जब खुद सेम जो स्पीसीज है जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन तो उसमें लिया जाता है, उसको हम लोग ऑटोग्राफ्ट बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए। ऑटोग्राफ्ट क्या है, फिर से है कि वन पार्ट का जो पेशेंट का बॉडी है वो अफेक्टेड एरिया को जैसे कि बर्न सब में हो गया तो वहाँ पे दे दिया जाता है। आइसोग्राफ्ट या फिर सिनग्राफ्ट क्या कहेंगे, तो ग्राफ्टिंग बिटवीन आइडेंटिकल ट्विन्स और बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम, जिसका सेम जीनोटाइप है वो उसमें ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभी माँ और बेटी का जो जीनोटाइप होता है वो सेम होता है तो उस टाइम हम लोग ये कर सकते हैं। फिर एलोग्राफ्ट या फिर होमोग्राफ्ट क्या होता है कि स्किन ग्राफ्ट बिटवीन ओन स्पीसीज, यानी कि स्पीसीज यानी कि वहाँ पे सेम रहता है, सेम प्रजाति का होता है। जेनोग्राफ्ट या हेट्रोग्राफ्ट क्या होता है, बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, यानी कि जैसे एनिमल और ह्यूमन हो गया तो ये क्या हो गया, अलग अलग हो गया तो ये हेट्रोग्राफ्ट हो गया। फिर है कि विच ग्राफ्टिंग ऑफ बर्न ओन्ड आर कवर्ड विथ पेशेंट ओन स्किन, खुद का स्किन को जब बर्न पेशेंट का जो पेशेंट है उसमें खुद का स्किन को ही इम्प्लांट करके ले करके दूसरे अफेक्टेड ऑर्गन पे दे दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोग्राफ्ट। जेनोग्राफ्ट फिर से एनिमल का, हेट्रोग्राफ्ट खुद का सेम स्पीसीज का, और होमोग्राफ्ट को हेट्रोग्राफ्ट और जेनोग्राफ्ट दोनों सेम ही है और होमोग्राफ्ट सेम स्पीसीज का लेते हैं। फिर दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है 36 नंबर की आइसोग्राफ्ट इज अ प्लास्टिक सर्जरी डेट रिक्वायर्स मूविंग टिश्यू फ्रॉम। सबसे पहले आइसोग्राफ्ट क्या होता है कि आइसोग्राफ्ट है हमारा जो खुद का जो ट्विंस है उसका स्किन लिया जाता है। तो अब बोल रहा है कि इसमें आइसोग्राफ्ट क्या है, एक प्लास्टिक सर्जरी है जो रिक्वायर मूविंग टिश्यू फ्रॉम, जो कहाँ, तो वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट और वन पर्सन टू अनदर और अनदर पर्सन विथ सेम जीनोटाइप और अनदर स्पीसीज विथ सेम सेल स्ट्रक्चर। तो जब ये होगा अनदर स्पीसीज विथ सेम सेल स्ट्रक्चर तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हेट्रोग्राफ्ट बोलेंगे। और आइसोग्राफ्ट क्या है कि अनदर पर्सन विद द सेम जीनोटाइप, जब उसका जीनोटाइप सेम हो तो वो क्या होगा, आइसोग्राफ्ट कहेगा। वन पर्सन टू अनदर ये क्या हो जाएगा, होमोग्राफ्ट हो जाएगा। और वन पर्सन ऑफ द बॉडी पार्ट
टू अनदर, वही हो जाएगा, होमोग्राफ्ट ही हो जाएगा। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है कि अ वीमेन विथ इनफर्टिलिटी रिसीव एन ओवेरियन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम हर सिस्टर हु इज़ एन आइडेंटिकल ट्विन, व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ्ट इट इज़। यानी कि एक वीमेन है जो कि इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रही थी, उसका ओवेरियन ट्रांसप्लांटेशन हुआ उसकी सिस्टर से, तो वो क्या होगा, जब तक सेम उसमें जीनोटाइप होगा तभी वो हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आइसोग्राफ्ट, जिसमें सेम जीनोटाइप होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राफ्ट एक्सचेंज बिटवीन मेंबर ऑफ जेनेटिकली अनरिलेटेड एनिमल्स ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड। यानी कि जब स्किन ग्राफ्टिंग किया जाता है बिटवीन मेंबर ऑफ जेनेटिकली अनरिलेटेड एनिमल्स, graft exchange between member of genetically unrelated animal of same species। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे तुरंत हम लोग एनिमल देखें तो हम लोग जेनोग्राफ्ट दे देंगे। इसमें बोल रहा है कि स्किन को ग्राफ्ट किया जाता है, यानी कि एक्सचेंज किया जाता है एक एनिमल में, लेकिन उस एनिमल का स्पीसीज क्या है, सेम है। जैसे कि कोई एनिमल का स्पीसीज, जैसे कि लायन का लायन ही हो गया, ह्यूमन का ह्यूमन, यानी कि सेम स्पीसीज हो गया, तो वो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग होमोग्राफ्ट बोलेंगे। अब होमोग्राफ्ट को और क्या बोलते हैं, तो एलोग्राफ्ट, क्योंकि यहाँ पे होमोग्राफ्ट कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। जेनोग्राफ्ट एनिमल का जब डिफरेंट स्पीसीज रहता है, प्रजाति रहता है, तो उसमें होता है। आइसोग्राफ्ट जब सेम जीनोटाइप का रहता है वो, और हेट्रोग्राफ्ट दोनों यही सेम ही है। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है कि डर्मेटोम इज अ पार्ट ऑफ। अब डर्मेटोम क्या होता है, तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उससे जो एक एक पर्टिकुलर नर्व्स निकलता है पूरे बॉडी पार्ट्स में, ये इस तरीके से रहता है। जैसे हमारा ये बॉडी है और ये जो स्पाइन है, और ये क्या है, स्पाइन, और ये जो नर्व है, इससे पर्टिकुलर एक टोटल 31 जो है पेयर में वो नर्व्स निकलता है, जो कि पर्टिकुलर, जैसे कोई हाथ में चला गया, कोई पैर में, कोई नीचे, कोई इस तरीके से, तो वो उस तरीके से चला गया। तो स्किन में जो नर्व्स आता है, स्किन में जो वो सिंगल नर्व्स आता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग डर्मेटोम बोलेंगे। डर्मेटोम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डर्मेटोम। तो स्किन में जो नर्व्स आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डर्मेटोम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्किन। और वही है कि एरिया ऑफ स्किन विच इज सप्लाई बाय सिंगल सेंसरी नर्व इज कॉल्ड डर्मेटोम। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है कि जो द डेली इनसेंसिबल वाटर लॉस फ्रॉम बॉडी नॉर्मली इज। इसमें बोल रहा है कि जो डेली, एक होता है, हम लोग पढ़ चुके थे इसको, कि एक होता है सेंसिबल, यानी कि हम लोग सेंस कर रहे हैं कि हमारे बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है, और दूसरा होता है इनसेंसिबल, यानी कि हम लोग को पता भी नहीं चलता है, और वाटर लॉस यानी कि जो वाटर है वो हमारे बॉडी से जा रहा होता है। तो वो कितना होता है तो हमारे दो बॉडी ऑर्गन से, कितना नंबर, 40 नंबर का क्वेश्चन है। तो हमारे दो ऑर्गन से, कौन कौन, एक स्किन से और एक होता है हम लोग के रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन या बोले तो नोज, लंग्स से यहाँ कर सकते हैं, लंग्स या फिर नोज से। तो डेली स्किन से 300 से लेकर के 400 ml तक क्या होता है, इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है। थ्रू किससे, स्वेट ग्लैंड से। स्वेट ग्लैंड से, जो कि किस में प्रेजेंट रहता है, स्किन में प्रेजेंट होता है। और रेस्पिरेशन से, रेस्पिरेशन लंग्स और नोज से, जिसमें कि टोटल, जैसे कि हम लोग का नॉर्मली टिडाल वॉल्यूम क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ नॉर्मली जो हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, वो 500 ml तक का रहता है। तो जिसमें कि इसमें भी सेम 300 से लेकर के 400 ml तक क्या रहता है, उसमें पानी ही रहता है। उसमें क्या रहता है, पानी है, जो कि ये क्या है, इनसेंसिबल है। इनसेंसिबल वाटर लॉस, इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है। तो टोटल इनसेंसिबल वाटर लॉस कितना हो गया, तो 3 यानी कि 600 से लेकर के 800 ml तक क्या होता है, हमारे बॉडी में इनसेंसिबल वाटर
लॉस होता है। और सेंसिबल हमारे किससे होता है, यूरिन से। जो हम लोग यूरिन पास आउट करते हैं वो इनसेंसिबल होता है, जो कि नॉर्मली कितना होता है 800 से लेकर के 3000 ml तक रहता है। अगर इससे कम हुआ तो ओलिगो यूरिया। अगर 300 ml से ज़्यादा हुआ तो वो क्या हो गया, पॉलीयूरिया हो गया। तो टोटल अगर बात करें सेंसिबल प्लस इनसेंसिबल वाटर लॉस जो हमारे बॉडी से होता है, तो इधर का 800 और इधर का हम लोग 3000 ले लेते हैं। तो टोटल 3500 से लेकर के यहाँ 3500 तक क्या होता है हम लोग के बॉडी से वाटर लॉस होता है एवरी डे। यानी कि 3 लीटर तक क्या होता है, यहाँ पे जो 3 लीटर तक का जो पानी है हमारे बॉडी से बाहर जाता है हर रोज, ठीक। इसलिए हम लोग को बोला जाता है कि कम से कम 3 से 4 लीटर पानी हर रोज पीना चाहिए, क्योंकि उस तरीके से हमारे बॉडी में क्या होता है, ये वाटर लॉस होता है। तो इस अमाउंट को बैलेंस रखने के लिए हम लोग को रोज 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। तो वही अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डेली इनसेंसिबल वाटर लॉस फ्रॉम बॉडी कितना होता है। तो इनसेंसिबल सिर्फ 2 ही ऑर्गन से होता है, एक स्किन से, दूसरा लंग से। तो वो कितना होता है टोटल, हम लोग देखे थे 600 से लेकर के 800 तक रहता है। तो यहाँ हमारा यही ऑप्शन 400 से लेकर 800 हो रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें यही बोल रहा है कि इनसेंसिबल वाटर लॉस, इसका मतलब क्या होता है कि वाटर लॉस अबाउट विच वी आर नॉट अवेयर, यानी कि हम लोग अवेयर भी नहीं होते हैं, लेकिन वो वाटर लॉस हो जाता है, जो कि टोटल कितना होता है 800। 400 हमारे स्किन से और 400 हमारे लंग से। तो टोटल कितना हो गया 800 ml। इट मेनली लॉस बाय स्किन थ्रू इनसेंसिबल पर्सपिरेशन या फिर स्वेटिंग, जो स्वेटिंग होता है स्वेट ग्लैंड से, एंड इट फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम बॉडी। और जैसे हम लोग कुछ देर देखेंगे कि जैसे यहाँ पे हम लोग पन्नी लगा करके यहाँ पे रख देंगे, तो पन्नी में देखेंगे कि 1-2 घंटा के बाद छोटा छोटा पानी का बुलबुला रहता है। तो वो वही रहता है, स्वेट ग्लैंड से ही रिलीज होता है, जो कि एक वेपर के रूप में होता है। अनदर लॉस बाय लंग्स या रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाय मॉइस्चरिंग ऑफ एक्सहेल एयर। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उसमें भी हम लोग अगर एक्सपेरिमेंट करें, वाइट पन्नी लगा दें, तो कुछ देर के बाद देखेंगे कि उस पन्नी में भी पानी का थोड़ा बुलबुला वहाँ पे आ जाता है, जो कि कितना रहता है 400। तो टोटल मिला करके 400 से लेकर के 800 तक इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि सेंसिबल फ्लूइड लॉस अकर थ्रू। जो इनसेंसिबल जो वाटर लॉस होता है वो किससे होता है, तो वो सिर्फ 2 ऑर्गन से, एक स्किन से और एक रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होता है। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं स्किन, यूरिन और वुंड ड्रेनेज या जीआई ट्रैक्ट। तो क्या होगा, यूरिन से तो सेंसिबल होता है, वुंड ड्रेनेज या फिर जीआई ट्रैक्ट से भी सेंसिबल वाटर लॉस ही होता है। जैसे कोई वुंड है वहाँ पे हो रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग सेंस कर रहे हैं कि वहाँ से पानी लॉस हो रहा है, और लेकिन जो स्किन है वहाँ से हम लोग सेंस नहीं कर पाते हैं कि वहाँ से वाटर लॉस हो भी रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल फ्रॉम लंग्स एज वाटर वेपर इज अबाउट। तो ये हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। एक होता है टिडाल वॉल्यूम, जो नॉर्मली हम लोग एक्सहेल और इनहेल करते हैं, तो उसका टोटल वॉल्यूम क्या होता है 500 ml, यानी कि आधा लीटर तक जो क्या होता है हम लोग एयर एक्सहेल और इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो उसमें टोटल 500 ml तक क्या रहता है वहाँ पे क्या रहता है उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। फिर 43 नंबर क्वेश्चन है कि while recording intake output nurse has to consider insensible water loss from human body and normal loss is, यानी कि एक नर्स थी वो रिकॉर्ड जब इनटेक करती है तो उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जो वाटर लॉस फ्रॉम ह्यूमन बॉडी होता है, और यानी कि जो नॉर्मल लॉस होता है वो कितना होता है, तो वो टोटल कितना होता है, वो टोटल 800 ml तक वो होता है। ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था हमारा स्किन का इंटीग्यूमेटरी सिस्टम का
जो स्कीम है इंटीग्रोमेट्री सिस्टम का, ये सारा PR यादव का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग डील कर दिए। इसके बाद हम लोग का स्किन डिसऑर्डर यानी कि बर्न से स्टार्ट होता है, तो ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आई होप कि आपको वो थ्योरी वाला पार्ट और ये MCQ वाला पार्ट आपको सही तरीके से समझ में आया होगा और सारे ऑप्शन को सही तरीके से डील करके ताकि इसको और गहराई से समझें, इसलिए मैंने सारे ऑप्शन को डील किया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। शाइनिंग ऑफ नेहा आनंद। राधे राधे।